फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम विकास अधिकारी जो 2018 में परीक्षा हुआ था उसका हम पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूरे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, नीचे यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, उसको हमको पढ़ के उसके अनुसार हमको उत्तर देना है। तो क्या है कि चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि किससे रहित राज्य किस काम का है। किससे रहित राज्य किस काम का है हमको बताना है। तो चलिए हम गद्यांश को पढ़ते हैं। अपने परिजनों से रहित राज्य किस काम का है। ठीक है, पहले ही लाइन में हमारा क्या है उत्तर मिल गया। क्या दिया है कि अपने परिजनों से रहित राज्य किस काम का है। तो ऑप्शन है हमारा कि भद्रजनों से, ऑप्शन यहाँ पे बी है। प्रियजनों से, ऑप्शन यहाँ सी है। श्रेष्ठ जनों से, और ऑप्शन डी है शिक्षित जनों से। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रियजनों से। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कि जगत का अर्थ है। ठीक है, हमको बताना है कि जगत का अर्थ है। ठीक है, तो जगत का अर्थ क्या है? तो जगत का अर्थ हमारा किससे होगा? संसार से होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए है समाज, ऑप्शन बी है संसार, ऑप्शन सी है प्रदेश और ऑप्शन डी है देश। तो किससे होगा? संसार से होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है निष्फल का आशय है। ठीक है, चलिए इसको भी हम पढ़ते हैं। तो दिया है कि अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का है। प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत में मंगलमय है, मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेम, हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में, ठीक है, वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है, और वही उनमें फल भी लगाता है। तो निष्फल का क्या यहाँ पे आशय हुआ? तो यहाँ पे इस गद्यांश को पढ़ने से ये है कि निष्फल का आशय क्या हुआ? तो ये हुआ हमारा ऑप्शन नंबर डी, व्यर्थ। ठीक है, निष्फल का आशय ये है इससे व्यर्थ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है। ठीक है, हमको बताना है कि सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है। तो हमारा ऑप्शन है जीवन को सुखमय बनाना, ऑप्शन बी है जीवन को दुखमय बनाना, ऑप्शन सी है खेतों की सिंचाई करना, और ऑप्शन डी है जीवन को संकट में डालना। तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें? तो इसमें होगा कि जीवन को सुखमय बनाना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से दीर्घ स्वर है। ठीक है, दीर्घ स्वर बताना है। तो ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है ई और ऑप्शन डी है ए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो दीर्घ स्वर कौन सा है? तो ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ई हमारा दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर और कौन कौन से होते हैं? चलिए हम उसको लिखते हैं। दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई और बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है ओ, ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, ये ह्रस्व स्वर होता है। संयुक्त स्वर कौन होता है? संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर तो ये होता है ए, ए, ओ और औ। ये सब क्या है? संयुक्त स्वर है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है ग, ऑप्शन बी है ज,
ऑप्शन सी है वो और ऑप्शन डी है स। तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन और कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है य, र, ल और व, ये होता है अंतस्थ व्यंजन। स क्या है? स है उष्म उष्म व्यंजन, ठीक है, स उष्म व्यंजन है। इसके अलावा और कौन कौन से उष्म व्यंजन होते हैं? तो वो होता है स, षटकोर स, छोटा स और अ, ये क्या है? उष्म व्यंजन है। और ग और ज ये क्या हुए? तो ये हुए स्पर्श व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है ख, ऑप्शन बी है ग, ऑप्शन सी है घ और ऑप्शन डी है थ। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होगा इसमें से? तो अल्प प्राण व्यंजन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ग, ठीक है। अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं उसको हम देखते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। चलिए इसको लिखते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं, ठीक है। ये हो गया अल्प प्राण। चलिए आगे देखते हैं। आगे है निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? निम्न में से घोष वर्ण हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है ज, ऑप्शन बी है च, ऑप्शन सी है क और ऑप्शन डी है ट। तो घोष व्यंजन कौन सा होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। जो क्या है हमारा घोष व्यंजन। अब देखते हैं घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा सभी स्वर क्या, सभी स्वर तथा ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ये घोष वर्ण होते हैं। चलिए इसको लिखते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कमा सभी स्वर वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन क्या कहलाते हैं? ये घोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा सभी स्वर वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? घोष वर्ण कहलाते हैं। आगे देखते हैं। अगला है निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ठीक है, ओष्ठ वर्ण हमको बताना है कि ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है आ, ऑप्शन सी है ई और ऑप्शन डी है उ। तो ओष्ठ वर्ण कौन सा होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, उ, ठीक है। उ क्या है? हमारा ओष्ठ वर्ण है। ओष्ठ वर्ण किसे कहते हैं? तो दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को ओष्ठ वर्ण कहते हैं। दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को ओष्ठ वर्ण कहते हैं, ठीक है। ये हो गया ओष्ठ वर्ण। चलिए, और ओष्ठ वर्ण
तो ओष्ठ वर्ण और कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है ऊ, बड़ा ऊ और प वर्ग। प वर्ग के जो सभी वर्ण हैं वो क्या होते हैं? ओष्ठ वर्ण होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अ और आ ये क्या है? अ और आ का अगर हम उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण कहाँ से होगा? तो ये कंठ से होगा। अ आ, तो ये कंठ कंठ वर्ण है। ठीक है, ये क्या है? कंठ वर्ण है। और ई ई क्या है? ई या हम कहेंगे बड़ी, तो ये हो गया तालव्य। ये तालव्य वर्ण है। ठीक है, ई या बड़ी ई ये तालव्य वर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। आगे निम्न में से योग ऋण शब्द है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से योग ऋण शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी है जलज, ऑप्शन सी है पर और ऑप्शन डी है दूध वाला। तो योग ऋण शब्द कौन सा होगा इसमें? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही, जलज। ठीक है, अब देखते हैं कि योग ऋण शब्द किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में परिचायक हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? योग ऋण शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा, तो हमको महोत्सव का संधि विच्छेद बताना है। तो ऑप्शन ए है मह प्लस उत्सव, ऑप्शन बी है मही प्लस उत्सव, ऑप्शन सी है महा प्लस उत्सव और ऑप्शन डी है मही प्लस उत्सव। तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा हमारा महा प्लस उत्सव। ठीक है, महा प्लस उत्सव ये क्या होगा? महोत्सव का सही संधि विच्छेद होगा। अब पूछे कि कौन सा संधि है, तो ये है हमारा गुण संधि। गुण संधि। ठीक है, गुण संधि में क्या होता है कि यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ और री आए तो दोनों मिलकर ए, ओ और अर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं हम। यदि अ या आ की बाद ई या बड़ी ई, उ या बड़ा ऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? ए, ओ और तथा अर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें आ के बाद क्या आया है? आ के बाद ऊ आया है। ठीक है, आ के बाद ऊ आया तो इसके मेल से क्या हुआ है? अय बना है। सॉरी, अय नहीं, ओ बना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है बैलगाड़ी में समास है। बैलगाड़ी में कौन सा समास है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन सी है अव्ययी भाव समास और ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। तो बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा? तो बैलगाड़ी में हमारा समास होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। बैलगाड़ी का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो यह क्या होगा? ये होगा बैल से चलने वाली, बैल से चलने वाली गाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? से का प्रयोग आया है तो से, तो ये से का प्रयोग किस में होता है? तो तत्पुरुष समास में होता है। ठीक है, चलिए अगला है आगमन में उपसर्ग है। आगमन में उपसर्ग हमको बताना है कि आगमन में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है अ, ऑप्शन सी है आग और ऑप्शन डी है मन। तो आगमन में कौन सा समास हो जाएगा? तो ये होगा आ, ऑप्शन नंबर ए हमारा
सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है रसोईया में प्रत्यय है। रसोईया में कौन सा प्रत्यय है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है या, ऑप्शन बी है आ, ऑप्शन सी है ई या, और ऑप्शन डी है रस। तो रसोईया में कौन सा समास होगा? तो ये होगा हमारा ईया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, रसोईया में कौन सा समास होगा? तो ईया समास होगा। ओ सॉरी, रसोईया में कौन सा प्रत्यय होगा? तो ईया प्रत्यय होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा तत्सम है? निम्न में से कौन सा तत्सम है? तो ऑप्शन ए है क्षेत्र, ऑप्शन बी है गधा, ऑप्शन सी है गाय, और ऑप्शन डी है घर। निम्न में से कौन सा तत्सम है तो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है क्षेत्र, ऑप्शन बी है गधा, ऑप्शन सी है गाय, और ऑप्शन डी है घर। तो हम देखते हैं कि इसमें तत्सम कौन सा है। तो हमारा तत्सम होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा क्षेत्र। क्षेत्र का तद्भव क्या होता है? ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है क्षेत्र का खेत। ठीक है, क्षेत्र का क्या होता है? खेत होता है। गधा, गधा क्या ये तद्भव है? तो इसका तत्सम क्या होता है? तो तत्सम होता है गर्दभ। गाय का होगा गो, और घर का क्या होगा? गृह। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, हमको तद्भव बताना है कि कौन इसमें से तद्भव है। तो ऑप्शन ए है यौवन, ऑप्शन बी है निर्झर, ऑप्शन सी है जीभ, और ऑप्शन डी है स्थान। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जीभ क्या है? जीभ हमारा तद्भव है। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? तो इसका तत्सम होता है जीवा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? ठीक है, हमको बताना है कि देशज शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है गोबर, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है हल्दी, और ऑप्शन डी है कटोरा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से देशज शब्द कौन सा होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हमारा सही होगा कटोरा। ठीक है, कटोरा क्या है? हमारा देशज शब्द है। अगला देखते हैं हम। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें से विदेशी है। तो ऑप्शन ए है टिकट, ऑप्शन बी है मध्य, ऑप्शन सी है मयूर, और ऑप्शन डी है वचन। तो इसमें से कौन सा शब्द विदेशी होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। टिकट क्या है? हमारा विदेशी शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है निम्न में से संज्ञा शब्द है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द संज्ञा है। तो ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी है पतला, ऑप्शन सी है सभा, और ऑप्शन डी है गहरा। तो इसमें से संज्ञा कौन सा होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हमारा क्या होगा? सही होगा। ये क्या है? संज्ञा शब्द है। और पूछे कि सभा क्या है? तो ये संज्ञा का कौन सा? तो ये समूहवाचक संज्ञा है। क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, सभा, सभा क्या है हमारा? ये समूहवाचक संज्ञा है। अगला देखते हैं हम। निम्न में से सर्वनाम शब्द है। ठीक है, हमको बताना है कि इनमें सर्वनाम कौन सा है। तो ऑप्शन ए है नींद, ऑप्शन बी है रोगी, ऑप्शन सी है सफाई, और ऑप्शन डी है कौन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। कौन क्या है? हमारा सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले विकारी शब्द को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। किसी भी संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले विकारी शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे निम्न में से विशेषण शब्द है, ठीक है, हमको बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो ऑप्शन ए है लड़कपन, ऑप्शन बी है उचित, ऑप्शन सी है कठोरता और ऑप्शन डी है घबराहट। तो इसमें से विशेषण कौन सा होगा? तो इसमें से विशेषण होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उचित। ठीक है, उचित क्या है ये? तो उचित है ये गुणवाचक विशेषण। कौन सा है ये? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से संज्ञा की गुण दशा स्वभाव आदि लक्षित हो या आदि का बोध हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे है निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है उसको हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है उठना, ऑप्शन बी है चमकना, ऑप्शन सी है गिराना और ऑप्शन डी है देना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रेरणार्थक क्रिया इसमें कौन है? तो इसमें है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गिराना। क्या है ये? प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। चलिए इसको लिख देते हैं हम। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे निम्न में से अव्यय है। ठीक है, निम्न में से अव्यय कौन सा है उसको हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है उत्तर, ऑप्शन बी है ठीक, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है कृष्णा। तो इसमें अव्यय कौन है इसमें अव्यय? तो इसमें अव्यय है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ठीक है, अव्यय क्या है? ठीक। अगला देखते हैं हम। पक्षी का पर्यायवाची है। पक्षी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए है भूधर, ऑप्शन बी है मीन, ऑप्शन सी है वृंद और ऑप्शन डी है बिहग। पक्षी का पर्यायवाची कौन होगा? तो पक्षी का पर्यायवाची होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिहग। यह क्या है? हमारा पक्षी का पर्यायवाची है। ठीक है, पूछे भूधर किसका पर्यायवाची है? तो ये पर्वत का पर्यायवाची है। मीन किसका है? तो मीन मछली का है। ठीक है, मीन किसका है? तो मछली का है। वही पक्षी का और पर्यायवाची पूछे तो एक तो बिहग हो गया, दूसरा होगा खग, पखेरु, परिंदा, अंडज आदि। ये सब क्या है? पक्षी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जटिल का विलोम होगा। ठीक है, जटिल का विलोम क्या होगा हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है सरल, ऑप्शन बी है कुटिल, ऑप्शन सी है कठिन और ऑप्शन डी है टेढ़ा। तो जटिल का विलोम क्या होगा? तो जटिल का विलोम होगा सरल। ठीक है, जटिल का क्या होगा? विलोम सरल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो देने योग्य है के लिए एक शब्द, जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है गे, ऑप्शन बी है दे, ऑप्शन सी है पे और ऑप्शन डी है दान। तो जो देने योग्य है वो क्या होगा? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा दे,
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है। और गे किसे कहते हैं? गे के लिए तो जो गाने योग्य हो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? गे बोलते हैं। जो गाने योग्य है, ठीक है, जो गाने योग्य है उसे गे बोलते हैं। जो पीने योग्य है उसे हम पेय बोलते हैं। जो पीने योग्य है, ठीक है, जो पीने योग्य है उसे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पेय होगा। ठीक है। अगला देखते हैं हम। दीन, दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है। दीन, दीन शब्द युग्म का सही अर्थ हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है दिवस, गरीब। ऑप्शन बी है गरीब, दिवस। ऑप्शन सी है सुबह, गरीब। और ऑप्शन डी है दोपहर, गरीब। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा, ये दिन मतलब क्या होता है? दिवस होता है। और इस दिन का मतलब क्या होता है? गरीब। ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थ है? निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थ है? तो ऑप्शन ए है साहस, ऑप्शन बी है पुस्तक, ऑप्शन सी है अंबर और ऑप्शन डी है बालक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो निम्न में से अनेकार्थ शब्द कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अंबर क्या है? हमारा अनेकार्थ शब्द है। ठीक है। तो अंबर का अर्थ क्या होता है? तो अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, आकाश, वस्त्र, आकाश, कपास और मेघ। ठीक है। ये क्या है? अंबर के ये अनेकार्थी शब्द है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे निम्न में से वर्तनीय की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ठीक है। निम्न में से वर्तनीय की दृष्टि से शुद्ध शब्द हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है पूज्य, ऑप्शन बी है परीक्षण, ऑप्शन सी है प्राण और ऑप्शन डी है परीक्षा। तो वर्तनीय रूप से शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? तो इसमें है हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है। ठीक है। क्या है? परीक्षा हमारा वर्तनीय रूप से शुद्ध है। पूज्य क्या है? पूज्य ये गलत लिखा हुआ है, इसमें कैसी होगी? बड़ी की मात्रा रहती है। ठीक है। वैसे ही परीक्षा, परीक्षा में छोटी की मात्रा नहीं बड़ी की मात्रा होती है। और सॉरी, परीक्षण में बड़ी की मात्रा होती है। प्राण, प्राण ऐसे नहीं लिखा जाता, ये प्राण होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे निम्न में से वर्तनीय की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। निम्न में से वर्तनीय की दृष्टि से हमको अशुद्ध शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है प्रादेशिक, ऑप्शन बी है माधुर्य, ऑप्शन सी है प्रामाणिक और ऑप्शन डी है व्याप्त। तो वर्तनीय रूप से इसमें अशुद्ध कौन सा है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? प्रामाणिक। ये वर्तनीय रूप से अशुद्ध है। ठीक है। ये क्या होगा? ये प्रामाणिक नहीं होता, ये प्रामाणिक होता है। इसको प्रामाणिक लिखते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? निम्न में से अधिकरण कारक का परसर्ग हमको बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन ए है पर, ऑप्शन बी है ने, ऑप्शन सी है को और ऑप्शन डी है से। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पर। ठीक है। अधिकरण कारक का परसर्ग क्या होता है? तो ये होता है में और पर। यह क्या होता है? अधिकरण कारक का परसर्ग होता है। ठीक है। ने क्या है? ने किसका है? तो ये कर्ता कारक का है। ने कर्ता कारक का है। वहीं हमारा को हमारा कर्म कारक का है। को हमारा कर्म कारक का है। और से क्या है? हमारा करण कारक। ठीक है। करण कारक का परसर्ग है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्न में से पुल्लिंग शब्द हमको बताना है कि कौन सा पुल्लिंग शब्द है।
तो ऑप्शन ए है क्षमा, ऑप्शन बी है क्षेत्र, ऑप्शन सी है घटना और ऑप्शन डी है रीति। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। हमारा क्या होगा? क्षेत्र। क्षेत्र क्या है? हमारा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है दुख, ऑप्शन बी है गरिमा, ऑप्शन सी है लेख और ऑप्शन डी है स्पर्श। तो इसमें स्त्रीलिंग का शब्द कौन सा होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। गरिमा क्या है? हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे देखते हैं हम। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो ऑप्शन ए है दर्शन, ऑप्शन बी है नारी, ऑप्शन सी है लता और ऑप्शन डी है गाय। ठीक है, तो हमको बताना है कि किसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। दर्शन क्या? दर्शन का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। निम्न में से भूतकाल का उदाहरण है। निम्न में से भूतकाल का उदाहरण कौन सा है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है मैं जाता हूँ, ऑप्शन बी है राम घर गया था, ऑप्शन सी है वह आ रहा है और ऑप्शन डी है वह पुस्तक पढ़ेगा। ठीक है, तो भूतकाल का उदाहरण कौन सा होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, राम घर गया था। ये क्या है? भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। निम्न में से भाववाच्य है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से भाववाच्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए है मोहन पुस्तक पढ़ता है, ऑप्शन बी है श्याम पत्र लिखता है, ऑप्शन सी है मोहन से बैठा नहीं जाता और ऑप्शन डी है पत्र लिखा जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मोहन से बैठा नहीं जाता। ठीक है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य हमको बताना है। तो ऑप्शन है विद्वान सब जगह पूजा जाता है, ऑप्शन बी है अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, ऑप्शन सी है वह पुस्तक राम की थी और ऑप्शन डी है जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। ठीक है, तो इसमें मिश्र वाक्य कौन सा होगा? तो इसमें मिश्र वाक्य होगा ऑप्शन नंबर डी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है मैंने विद्यालय जाना है। मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश है। ठीक है, हमको बताना है कि इस वाक्य में कहाँ पे त्रुटि है या कहाँ पे अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए है मैंने, ऑप्शन बी है विद्यालय, ऑप्शन सी है जाना और ऑप्शन डी है। तो कहाँ पे गलती है यहाँ पे? तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैंने विद्यालय जाना है में मैंने क्या है? अशुद्ध है। यहाँ पे मैंने नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? मुझे होगा, मुझे विद्यालय जाना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। प्रश्न चिन्ह कौन सा है? प्रश्न चिन्ह कौन सा है हमको बताना है। तो प्रश्न चिन्ह तो सबको जानते हैं कि प्रश्न चिन्ह ऐसे लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ हमको बताना है। तो ऑप्शन ए असंभव काम होना, ऑप्शन बी बहुत शोर करना, ऑप्शन सी है चुगली करना, ऑप्शन डी अचानक आफत आ पड़ना। तो आप आसमान फट जाना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, अचानक आफत आ पड़ना। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है पौबारा होना, ऑप्शन बी है पानी फेर देना, ऑप्शन सी है पैरों पर खड़ा होना और ऑप्शन डी है फूंक फूंक कर पैर रखना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्वावलंबी होना। तो इसका क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हमारा पैर पर खड़ा होना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। आगे बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए लोकोक्ति का सही अर्थ है। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए है
कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता। ऑप्शन बी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ऑप्शन सी, कर्म और फल का कोई संबंध नहीं। और ऑप्शन डी, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है, पांचों उंगलियां घी में। ऑप्शन बी है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ऑप्शन सी है, नेकी कर और कुएं में डाल। और ऑप्शन डी है, नेकी और पूछ पूछ। तो लाभ ही लाभ का अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पांचों उंगलियां घी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। आगे, मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहलाता है को बताना है। तो हमारा ऑप्शन ए है शब्दानुवाद। ऑप्शन बी भावानुवाद। ऑप्शन सी सारानुवाद। और ऑप्शन डी है व्याख्यानुवाद। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये है व्याख्यानुवाद। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। आगे है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए पहाड़ी हिंदी। ऑप्शन बी है पूर्वी हिंदी। ऑप्शन सी है पश्चिमी हिंदी। और ऑप्शन डी है राजस्थानी हिंदी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हमारा क्या है? ये पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत और कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो एक तो ब्रज हो गया, दूसरा कन्नौजी, फिर बुंदेली और खड़ी बोली आदि क्या है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हैं अमेंडमेंट। शब्द अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। तो हमारा ऑप्शन ए है शोधन। ऑप्शन बी है प्रशोधन। ऑप्शन सी है संशोधन। और ऑप्शन डी है समाशोधन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, और सॉरी ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? संशोधन। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरसागर के रचयिता कौन है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है विद्यापति। ऑप्शन बी है जयदेव। ऑप्शन सी है तुलसीदास। और ऑप्शन डी है सूरदास। तो सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरसागर के रचयिता है सूरदास। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, सूरदास की और रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो ये हैं, एक तो सूरसागर, फिर दूसरा सुर सरावली, और फिर उसके बाद साहित्य लहरी। सुर सरावली, फिर साहित्य लहरी। ये किसकी हैं? ये किसके द्वारा रचित गई हैं? तो ये सूरदास जी के द्वारा इनके रची गई हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से रीतिकाल का कवि कौन है? निम्न में से रीतिकाल का कवि कौन है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी है बिहारी। और ऑप्शन डी है सुमित्रानंद पंत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। ठीक है, बिहारी क्या है? रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत जी ये किस काल के कवि हैं? तो ये छायावादी काल के कवि हैं।
ठीक है, छायावादी काल के कवि हैं। और ये जयशंकर प्रसाद भी क्या है, छायावादी काल के कवि हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे, उन्हें कहा था कहानी के लेखक, सॉरी उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी है प्रेमचंद और ऑप्शन डी है भगवान दास। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उर्वशी किसका काव्य है, उर्वशी किसका काव्य है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो उर्वशी किसकी रचना है, तो उर्वशी है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।